और खबर की शुरुआत करते हैं। भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक बार फिर चीनी सैनिकों ने नया ड्रामा किया है। डेमचोक इलाके में चीनी सैनिकों ने भारत में बन रही नहर का काम जबरन रोक दिया। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस बात से साफ इनकार किया है। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच जहां चीन ने बना लिए हैं कई ट्रैक, लेह लद्दाख के पार जहां चीन ने बिछा लिया है सड़कों का जाल, वहां भारत की जमीन पर एक नहर नहीं खोदने दे रहा चीन। लद्दाख डिवीजन में एक बार फिर चीनी सैनिकों ने रोक दिया है नहर का काम। इस बार लेह से 250 किलोमीटर पूरब के इलाके में चीनी सेना ने भारतीय इलाके में बन रही नहर का काम रोक दिया है। सूत्रों के मुताबिक चीन की ओर से पीएलए के सैनिक डेमचोक इलाके में जा पहुंचे। इन सैनिकों ने वहां चल रही नहर का काम जबरन रुकवा दिया। जैसे ये खबर आईटीबीपी और आर्मी के जवानों को मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंचे और चीनी सैनिकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बीच डेमचोक इलाके में एक हॉट स्प्रिंग पर बन रही नहर का काम रुका रहा। दोनों देशों की ओर से सैनिक आमने सामने रहे, लेकिन शाम होते होते चीनी सैनिक वापस लौट आए। इस बीच नहर का काम रुका रहा। सूत्र बता रहे हैं कि गुरुवार को भारतीय इंजीनियरों ने नहर का काम फिर से शुरू करा दिया। इंजीनियर पानी का पाइप बिछा ही रहे थे कि तभी सुबह 10:55 पर चीन की ओर से 55 सैनिक वहां जा पहुंचे और काम रुकवा दिया। चीनी सैनिकों के आक्रामक रुख के बावजूद भारत की ओर से मौके पर पहुंचे आईटीबीपी और सेना के जवानों ने उन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने दिया। नहर का काम रुके जाने की खबर आगे दी गई। तब तक चीनी लिबरेशन आर्मी के 55 सैनिक और भारत की ओर से आईटीबीपी और सेना के 70 जवान आमने सामने डटे रहे। दरअसल डेमचोक इलाके में जिस हॉट स्प्रिंग पर भारत की ओर से नहर बनाई जा रही है, वो पास के गाँव वालों तक पानी पहुँचाने के लिए बनाई जा रही है। मनरेगा के तहत बनने वाली इस नहर का डिफेंस प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा दोनों देशों के बीच तय नियम के मुताबिक नहर बनाने की जानकारी चीन को देना या इजाजत लेना जरूरी नहीं है। लेकिन दोनों देशों के फौजी अपनी अपनी दलीलों पर अड़े रहे और गुरुवार की शाम तक दोनों ओर से सेना बैनर निकालकर वहीं डटी रही। इस घटना पर भारतीय सेना के उत्तरी कमान की ओर से जारी एक ट्वीट में कहा गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कोई चीनी घुसपैठ नहीं हुई है। एलएसी के दोनों ओर के कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स का मामला बॉर्डर पर्सनल मीटिंग के जरिए सुलझाया जा रहा है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के आमने सामने पर विवाद सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच तय मानदंड बना दिए गए हैं। इसी के तहत बॉर्डर पर्सनल मीटिंग यानी बीपीएम में दोनों देशों के अधिकारी मुद्दे को सुलझाएंगे। ये विवाद ऐसा नहीं है जहां पर फायरिंग हो जाए या और कोई किस्म के वायलेंस हो जाए। चाइना के साथ हमारे जो खिंचाव है बॉर्डर के लेकर, उसमें फायरिंग तो 1967 में हुई थी नाथुला एरिया में, उसके बाद फायरिंग कोई नहीं हुई है। ये पहला मामला नहीं है जब एलएसी के आसपास भारत में होने वाले विकास के कामों में चीन ने रोड़ा अटकाया हो। इससे पहले 2014 में भी ऐसे हालात हुए थे जब चीन ने भारत में बन रही नहर का काम रोका था। तब निलंग नाला पर मनरेगा के तहत ही नहर बन रही थी। उस वक्त चीनी सैनिकों ने तिशीगोंग इलाके के आसपास के गाँव से लोगों को जमा करके चार्डिंग लिंगलंग नाला पर टेंट लगवा दिया था। चीन की ओर से एलएसी पर बार बार की जा रही रोक टोक दरअसल उसके डर को दिखाती है। ड्रैगन को लगता है कि एलएसी के पास अगर भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत कर लिया तो भारतीय जमीन पर कब्जा करने का उसका नापाक मंसूबा पूरा नहीं हो पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। हालांकि चीन ने इस तरह की घुसपैठ की खबरों से इनकार किया। चीन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे एलएसी पर यथास्थिति में बदलाव हो। हालांकि भारत चीन सीमा की निशानदेही का काम बाकी है, फिर भी दोनों देश सीमाई इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहमतियों तथा समझौतों तक पहुंच चुके हैं। दोनों पक्षों को कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे एलएसी पर यथास्थिति में एक तरफा बदलाव आए। लेकिन चीन से बार बार मिले धोखे के बाद हिंदुस्तान भी उसे उसी अंदाज में जवाब दे रहा है। चीन से सटी सरहद पर ब्रह्मोस की तैनाती हो या फिर ग्लोब मास्टर की लैंडिंग, भारत ने जता दिया है कि सरहद पार कोई भी नापाक हिमाकत भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ड्रैगन को हिंदुस्तान का करारा जवाब। अरुणाचल से सटी चीनी सीमा पर दिखाई सैन्य ताकत। सरहद पर तनातनी करने वाले चीन को हिंदुस्तान का ये इशारा भर है। C-17 ग्लोब मास्टर की लैंडिंग से भारत ने चीन को ये बता दिया है कि देश की हर सरहद पर पहुंचना भारतीय जवानों के लिए अब नामुमकिन नहीं रहा। इमरजेंसी हुई
तो दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयरक्राफ्ट से आसानी से सैनिकों की आवाजाही होगी। वहीं सेना को हथियार, रसद और दूसरे जरूरी सामान चीनी सीमा पर भेजने में भी देर नहीं होगी। जिस मिचोका हवाई पट्टी पर ग्लोब मास्टर ने लैंडिंग की वो चीन सीमा से सिर्फ 29 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडियन एयरफोर्स के लिए ग्लोब मास्टर की सफल लैंडिंग इसलिए भी खास है क्योंकि बीते 2 दिनों से लद्दाख के डेमचोक में भारत और चीन के बीच टकराव चल रहा है। सीमा पर ऐसे हालात में चीन कभी भी कोई चाल चल सकता है, जिसका जवाब देने के लिए ग्लोब मास्टर के जरिए भारतीय सैनिकों को चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में काफी मदद मिलेगी। ये एक इशारा है कि हम भी तैयारी कर रहे हैं और हम भी अगर कोई चाइना की तरफ से कोई हमला होता है या कोई ऐसी हॉस्टिलिटी शो होती है तो हम उसके अगेंस्ट एक एक्शन लेने के लिए अपने ग्लोब मास्टर को। हाल ही में भारत ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से सटी सीमा पर सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की थी, जिससे चीन बौखला गया था और दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने की धमकी तक दे दी थी। चीन के लिए ब्रह्मोस की तैनाती का सबसे बड़ा खतरा यही है कि अब भारत के निशाने पर तिब्बत और चीन का युन्नान प्रांत भी है। चीन के इलाके में बने ठिकानों को ब्रह्मोस आसानी से तबाह कर सकती है। हिंदुस्तान से चीन के चिढ़ने की एक और बड़ी वजह है तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का अरुणाचल दौरा। चीन ने दलाई लामा की अगले साल मार्च में होने वाली अरुणाचल यात्रा को लेकर आपत्ति जतानी शुरू कर दी है, लेकिन भारत सरकार ने अपने सख्त तेवर दिखाकर जाहिर कर दिया कि उसे चीन के ऐतराज की ज्यादा परवाह नहीं है। इससे पहले चीन ने अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा के अरुणाचल दौरे पर अमेरिका को खुली चेतावनी दी थी कि चीन भारत सीमा विवाद में अमेरिकी हस्तक्षेप से ये और जटिल बन जाएगा और सीमा पर बड़ी मशक्कत से कायम हुई शांति भंग हो सकती है। रिचर्ड वर्मा 21 अक्टूबर को तवांग फेस्टिवल में अरुणाचल गए थे। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा बताकर उस पर दावा जताता है, लेकिन भारत हमेशा से चीन के इस दावे को खारिज करता आया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो चीन की तमाम चालबाजियों के बावजूद भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन से समर्थन की उम्मीद रख रहा है। भारत के लिए अभी सबसे बड़ा मुद्दा एनएसजी की सदस्यता हासिल करने का है, जिसके लिए चीन से हो रही बातचीत कामयाब हो सकती है। हालांकि चीन के मुताबिक वो एनएसजी के मुद्दे पर हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं है। चीन के सैनिक भारत की जमीन पर बन रही नहर रोकते हैं तो भारत अरुणाचल में ग्लोब मास्टर की लैंडिंग कराता है। चीन पाकिस्तान का बचाव करता नजर आता है तो भारत दलाई लामा को बतौर मेहमान कार्यक्रम करने की इजाजत दे देता है। दोनों देशों के बीच इन रिश्तों के बावजूद भारत को चीन से उम्मीदें हैं और चीन को भारत से। खासकर भारत को अभी चीन से सबसे बड़ी दरकार न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप यानी एनएसजी में जगह पाने के लिए है, जिसके लिए भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के स्टेट काउंसलर यांग जिंची के बीच मुलाकात हुई। हैदराबाद में हुई इस मुलाकात को लेकर भारत को चीन से खासा उम्मीदें हैं। दरअसल 11-12 नवंबर को वियना में एनएसजी के सदस्य देशों की अहम बैठक होनी है। इस बैठक में नॉन एनपीटी देशों को एनएसजी में शामिल करने के मुद्दे पर विचार होना है। भारत को 48 देशों के इस ग्रुप में जगह मिलने की उम्मीद इसलिए बड़ी है क्योंकि बीजिंग में पिछले हफ्ते इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड आर्मामेंट के जॉइंट सेक्रेटरी अमनदीप सिंह गिल और चीन के वांग कुन के बीच एनएसजी मुद्दे पर सकारात्मक बातचीत हुई, जिसके बाद चीन से संकेत मिले हैं कि वियना की बैठक में नॉन एनपीटी वाले देशों को एनएसजी में शामिल करने पर गंभीरता से चर्चा होगी। अगर सारी दुनिया के देश चाहेंगे कि भारत को एनएसजी का मेंबर बनना चाहिए तो चीन भी उसका विरोध कुछ हद तक कर सकता है। उसने भी दुनिया के देशों के साथ मेल मिलाप करके रहना है। पिछली बार जब मीटिंग हुई तो चीन के अलावा 2-4 और ऐसे देश थे जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन की थी। इसमें आयरलैंड था, एक शायद साउथ अमेरिका में कोई देश था, अफ्रीकन एक कंट्री थी। तो धीरे धीरे भारत की कोशिश है कि उस खिलाफत को डाइल्यूट किया जाए और भारत को एनएसजी की मेंबरशिप मिले। भारत क्योंकि चीन एक बड़ा विरोधी है तो एनएसए जाहिर है उस पर भी बात करेंगे कि अभी हमारी मीटिंग दोबारा होने वाली तो चीन विरोध इसका ना करे। इधर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा है कि सियोल के एनएसजी की बैठक में सदस्य देशों के बीच बात हुई थी। हमने अपनी मर्जी दी थी। एनएसजी के सदस्यों को इस पर फैसला लेना है। एनएसजी में भारत की दावेदारी को दुनिया के कई देशों का समर्थन हासिल है, लेकिन एशिया में चीन ही भारत की इस कामयाबी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। टीम न्यूज़ नेशन।
सरहद पर पाकिस्तान से जारी तनातनी के बीच कश्मीर घाटी में अलगाववादियों के मोहरों का खेल जारी है। कश्मीर घाटी में अमन बहाली के ये दुश्मन आए दिन स्कूलों को आग के हवाले कर रहे हैं और इस बार निशाना बना है गांदरबल का एक प्राइमरी स्कूल। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों और सीमा पार से फायरिंग के बीच घाटी में खतरनाक साजिश चल रही है। कश्मीर घाटी में स्कूलों में आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कश्मीर घाटी में अमन के दुश्मन अब तालीम के भी दुश्मन बन गए हैं और उनका ताजा शिकार बना है गांदरबल का सरकारी प्राइमरी स्कूल, जिसे आग के हवाले कर दिया गया। इस अग्निकांड में स्कूल की इमारत को आंशिक नुकसान पहुंचा और आग को समय रहते बुझा दिया गया। इससे पहले शरारती तत्वों ने बांदीपोरा में एक मिडिल स्कूल को जला दिया था। स्कूलों में आग लगाने की घटनाएं घाटी के हर जिले में हो रही हैं। बीते 3 महीने में प्राइमरी, मिडिल से लेकर हायर सेकेंडरी तक के 27 से ज्यादा स्कूल साजिश की आग में खाक हो गए। इसके अलावा दूसरे कई शिक्षण संस्थानों को वक्त रहते स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों की कोशिश से बचाया जा सका। पुलिस महकमा दावा कर रहा है कि स्कूलों को जलाने की साजिश के पीछे कौन कौन से चेहरे हैं, इसका खुलासा जल्द ही हो जाएगा। स्कूलों में आगजनी के मामलों में शामिल लोगों की धरपकड़ में जुटी पुलिस ने गुरुवार को 9 लोगों को गिरफ्तार किया। बारामूला के पट्टन इलाके में 5 और कुलगाम में 4 लोगों को पकड़ा गया। इनमें से 5 आरोपी पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल रहे हैं। इसके साथ ही अब तक कुल 30 लोग पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, जबकि करीब 50 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इस सिलसिले में हम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि वो ऐसे एलिमेंट्स के ऊपर वो भी नज़र रखें। पुलिस हर एक स्कूल को गार्ड नहीं कर सकती है, लेकिन लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि वो सामने आ जाए और ये जो हमारे नेशनल एसेट्स है स्कूल, उनको बचाने में अपना योगदान वो भी करें और ऐसे एलिमेंट्स का मुकाबला करें जो इन स्कूलों को जलाने के दर पे हैं। जैसे कि इस स्कूल को जलाने में जो लोग इन्वॉल्व थे वो बहुत ही नोन स्टोन पेल्टर्स थे, जो कि बहुत सारे पथराव के वाक़ात में मुलव्वस थे और वांटेड थे। हिजबुल कमांडर आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद से कश्मीर में तनाव जारी है। तनाव के चलते तकरीबन 4 महीने से स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हैं। कश्मीर के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल 8 जुलाई 2016 से बंद हैं। इस बीच अलगाववादियों ने कश्मीर के नौजवानों से सेना या पुलिस की नौकरियों से ना जुड़ने की अपील भी की थी, लेकिन हुर्रियत चीफ सैयद अली शाह गिलानी की अपील को ठेंगा दिखाते हुए कश्मीरी नौजवान पुलिस और सुरक्षा बलों की नौकरियों की भर्ती के लिए बढ़ चढ़ कर निकले। कश्मीरियों ने मुख्यधारा में लौटने की कोशिश की और नतीजा हुआ कि बौखलाए हुए अलगाववादियों और उनके मोहरों ने स्कूलों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। हिंदुस्तान के हाथ लगा है जिंदा आतंकी। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने लश्कर तोयबा के आतंकी को अरेस्ट किया है। पुलिस ने इस आतंकी के पास से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ एक और जिंदा सबूत। लश्कर का खूंखार आतंकी उमर खलीक गिरफ्तार। पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्द हिंदुस्तान में आतंक फैलाने का नापाक मंसूबा पाले हुए हैं। पाकिस्तान आतंकियों की खेप को हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल करवाना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के मंसूबे ना तो कामयाब हो पा रहे हैं और ना ही उसके आतंकियों की दाल गल रही है। सीमा पर पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा है, तो दूसरी तरफ जो आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो चुके हैं, या तो उन्हें मार गिराया जा रहा है या फिर वो बिल में घुस जा रहे हैं, या फिर आतंक के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों के हत्थे वो आतंकी चढ़ चुके हैं। इन्हीं में से एक है लश्कर तैयबा का खूंखार आतंकी उमर खलीक, जिसे सुरक्षा बल ने साझा ऑपरेशन में धर दबोचा है। सोपोर में इस खूंखार आतंकी को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। बांदीपुरा के आसपास आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसी दरमियान आतंकियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें कई आतंकी मार गिराए गए। लेकिन उमर खलीक नाम का जिंदा आतंकी सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया। सेना के मुताबिक उमर खलीक की ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई है। Operation of Army, CRPF, police was launched, and the terrorist was house was identified where a terrorist was located. Now since an effort was made to seek surrender of the terrorists, the locals of the area, the owner of the house, they were involved, and finally he was persuaded to surrender. His name is Umar Khaliq. पुलिस ने गिरफ्तार आतंकी के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद किए हैं। आतंकी खलीक के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। बताया ये जा रहा है कि उमर खलीक हिंदुस्तान में तबाही फैलाने के मकसद से दाखिल हुआ था।
लेकिन अब यह हिंदुस्तान की पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल आतंक के जिंदा सबूत से पूछताछ जारी है। टीवी न्यूज़ नेशन। और अब बात ओआरओपी पे हो रही सियासत की। वन रैंक वन पेंशन पर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सैनिक की खुदकुशी को कांग्रेस मुद्दा बनाने में लगी हुई है। राहुल गांधी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते। पूर्व सैनिकों के साथ आज राहुल ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला तो बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल पर पलटवार किया। ये पैसे का मामला नहीं है, ये हमारी इज्जत का मामला है। ये पैसे का मामला नहीं है, ये न्याय का मामला है। वन रैंक वन पेंशन पर जारी सियासत पर यह राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है। पूर्व सैनिकों की पेंशन को सेना की इज्जत से जोड़कर राहुल ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि कांग्रेस इस जंग में उनके साथ है, तो वही पेंशन के नाम पर पूर्व सैनिकों के अपमान की बात कहकर पीएम मोदी पर सीधी चोट की। इससे पहले राहुल ने अपने आवास में पूर्व सैनिकों के साथ मुलाकात की। इस बैठक में पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी भी मौजूद थे। राहुल ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर मोदी सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं और कहते हैं मैंने वन रैंक वन पेंशन कर दिया है। अगर आपने वन रैंक वन पेंशन कर दिया है तो हमारे एक्स सर्विसमैन जंतर मंतर में क्यों खड़े हुए हैं? राहुल गांधी ने कहा कि वो पूर्व सैनिकों की खुदकुशी के मुद्दे पर सरकार से जवाब लेकर रहेंगे। एक सैनिक की शहादत को यूं जाया नहीं जाने दिया जाएगा। पहले उनको पीटा गया, वो बिल्कुल सही नहीं है। किसी भी सरकार को, सेना के लोगों को छोड़िए, अपनी जनता से ऐसे नहीं करना चाहिए। वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर कांग्रेस के आक्रामक तेवरों ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। बीजेपी के दिग्गजों ने राहुल गांधी पर फौरन पलटवार किया। 2014 को चुनाव के दौरान जब आधा चुनाव हो चुका था, एक कमेटी बना दी, तो आज उनकी जो सहानुभूति उभरी है वो केवल राजनीति से प्रेरित है। ये पहली सरकार है एनडीए की जिसने इस डिमांड को केवल स्वीकार ही नहीं किया, इसको लागू भी किया है। वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। आत्मचिंतन करिए राहुल जी, मौतों पर राजनीति मत करिए। मौतों पर राजनीति आपके बहुत पूर्वजों ने भी की, लेकिन भला नहीं हुआ उससे। कांग्रेस ने बीजेपी की दुखती रख पर चोट की है। बॉर्डर पर जिन सैनिकों की शहादत के नाम पर बीजेपी देशभक्ति का राग अलाप रही है, वन रैंक वन पेंशन पर हंगामे के जरिए कांग्रेस वही मुद्दा हाथ से छीन लेने पर आमादा है। वन रैंक वन पेंशन को लेकर राहुल गांधी पिछले 3 दिनों में 3 बार हिरासत में लिए जा चुके हैं। राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों से मुलाकात की और कहा कि आपकी लड़ाई को संसद में छेड़ेंगे। ऐसे में देखना है कि सरकार का आगे का रुख क्या होता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल किशोर के साथ मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। वन रैंक वन पेंशन को लेकर कांग्रेस पूरे देश में सड़कों पर उतर आई है। विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व सैनिक की खुदकुशी के बहाने कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। वन रैंक वन पेंशन की मांग को लेकर पूर्व सैनिक ने खुदकुशी की तो कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपकने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस के लिए ये मुद्दा कितना बड़ा है, ये बात आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई का बिगुल फूंक दिया गया है। राहुल गांधी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है तो दूसरी तरफ देश भर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली की हैं, जहां यूथ कांग्रेस ने पूर्व सैनिक की वन रैंक वन पेंशन की मांग का समर्थन करते हुए सड़कों पर हल्ला बोला। केंद्र सरकार का पुतला जलाया गया। भारी संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोगों को काबू में पाने के लिए पुलिस को भारी मशक्कत भी करनी पड़ी। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मुंबई में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। पूर्व सैनिक रामकिशन ग्रेवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने रैली की अगुवाई की। मोदी सरकार पर हमला भी बोला। पिछले 2 दिनों से खासकर और लगभग 2.5 वर्षों से जब से एक नई सरकार दिल्ली में आई है, तब से पूरे देश में एक अजीब तरह का एक निरंकुशता का वातावरण तैयार हो गया है। किसान सुसाइड कर रहे हैं, सैनिक सुसाइड कर रहे हैं।
मुंबई के अलावा भी देश के अलग अलग शहरों में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। लखनऊ से लेकर भुवनेश्वर तक विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। जाहिर है, वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा सरकार के लिए किसी बड़े पेच से कम नहीं है, इसीलिए विपक्षी दलों ने इसे मुद्दा बनाया हुआ है और सरकार को हर मोर्चे पर घेरा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। बात अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले का रंग एक महिला मेकअप आर्टिस्ट पर यह फीवर इस कदर चढ़ा हुआ है कि कभी वो ट्रम्प का रूप धर लेती है तो कभी हिलेरी की तरह मेकअप कर लेती है। ये मेकअप आर्टिस्ट पिटालिस लूसिया इटली की है। ये रूप बदलने में इन्हें तकरीबन 4 घंटे का वक्त लगता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, साइरस मिस्त्री के पक्ष में आए हैं कई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर्स ने साइरस मिस्त्री की लीडरशिप पे भरोसा जताया, जिसमें दीपक पारेख और नादिर गोदरेज भी हैं, जिन्होंने साइरस मिस्त्री के बारे में कहा है कि उन्होंने कंपनी को सही दिशा दी, अच्छी लीडरशिप दी। साइरस मिस्त्री की अध्यक्षता में आज IHCL की मीटिंग हुई थी। IHCL के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने मिस्त्री के काम करने की तारीफ की है। बोर्ड मीटिंग में सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट को भी दर्शाया गया। ज्यादा जानकारी दे रही है मीतू जैन। मीतू, एक तरह से अब ये स्थिति ऐसी बन रही है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनके सपोर्ट में साइरस मिस्त्री के पीछे खड़े होने का क्या मतलब है? देखिए, इसमें एक बहुत अहम बात यह है कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं किसी भी कंपनी के, वो कंपनी के पेरोल पे नहीं होते हैं, पर वो कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से इंडिपेंडेंटली अपॉइंट करे जाते हैं और उनका काम होता है जो शेयर होल्डर्स हैं, आप जैसे और हम जैसे लोग, जो हम आम आदमी जो शेयर होल्डर्स होते हैं इन कंपनियों में, हमारे इंटरेस्ट को ध्यान में रखना। और इस कंपनी में बड़े बड़े जो नामी गिरामी इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं, जैसे गोदरेज या फिर काकी दादी सेठ एक्सेट्रा, ऐसे लोग अगर इसमें जुड़े हुए हैं और इन लोगों ने साइरस मिस्त्री के ऊपर भरोसा जताया है, तो ये देखा जाए तो रतन टाटा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और यही नहीं, न सिर्फ इंडियन होटल्स के को लेके देखा जाए तो साइरस मिस्त्री और भी काफी सारी टाटा कंपनीज हैं, टाटा स्टील्स हो गया, और टाटा सन्स में भी वो अभी भी चेयरमैन हैं और उन्हें सिर्फ कानूनी तौर पे शेयर होल्डर्स की परमिशन के साथ हटाया जा सकता है। तो देखा जाए तो ये राउंड 1 जो है या राउंड 2 जिसे है, ये साइरस मिस्त्री रतन टाटा की लड़ाई में ये साइरस मिस्त्री को जाता है और रतन टाटा को अब एक नया कुछ वो करना होगा। बिल्कुल मीतू, कम से कम यहाँ पर जो फैसला रतन टाटा ने लिया है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कम से कम बटे नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में रतन टाटा के लिए एक चुनौती हो सकती है।